दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है क्लैपर बॉय। फिल्म मेकिंग की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत ही क्लैप बोर्ड से होती है। क्लैप बोर्ड को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी फिल्म के मुहूर्त पर, किसी फ़ोटो में, जो अक्सर किसी बड़ी शख्सियत से मुहूर्त के लिए दिलवाया जाता है। लकड़ी के बोर्ड पर जिस पर अलग से एक पट्टी लगी होती है और उस पट्टी पर कई अलग अलग तरह के रंगों से रंगा गया होता है। इस क्लैप बोर्ड पर सीन नंबर, शॉट नंबर और टेक नंबर लिखा जाता है। इस सब की ज़रूरत हमें फिल्म की एडिटिंग करते वक्त पड़ती है। फिल्म के मुहूर्त के लिए तो हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि किसी बड़ी शख्सियत से फिल्म का क्लैप दिलवाया जाए, और वो लोग जो मुहूर्त पर क्लैप देने आते हैं वो भी इसे अपने लिए बायस फ़ख्र समझते हैं। उसके बाद जब फिल्म की नॉर्मल शूटिंग हो रही होती है तो क्लैप देने की जिम्मेदारी असिस्टेंट डायरेक्टर में से किसी एक की होती है। ये जिम्मेदारी जिस असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले की जाती है उसे ही क्लैपर बॉय कहा जाता है। एक अच्छे क्लैपर बॉय की तारीफ यह है कि वो सीन नंबर, शॉट नंबर और टेक नंबर बोले तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, ज़बान लड़खड़ाए ना और तेज़ी से बोले भी वो, किसी तरह का फंबल ना हो उसके अनाउंसमेंट में, ताकि फिल्म के रॉ स्टॉक की बर्बादी ना हो। क्लैप की पट्टी को धीरे से बजाए ताकि आर्टिस्ट डिस्टर्ब ना हो, उसके अपने अनाउंसमेंट और क्लैप की पट्टी की आवाज़ ओवरलैप ना हो और क्लैप देकर वो तेज़ी से फ्रेम से निकल जाए। क्लैपर बॉय बनने से हर असिस्टेंट डायरेक्टर घबराता है और इस काम से भागना चाहता है, क्योंकि ये वो मुश्किल काम है जिसे करने के लिए एक तो उस असिस्टेंट का हर शॉट के लिए सेट पर होना ज़रूरी होता है। जैसे ही आर्टिस्ट शॉट के लिए रेडी हो गए और टेकिंग की आवाज़ डायरेक्टर ने लगाई नहीं कि क्लैपर बॉय को भागकर आना पड़ता है। अक्सर शूटिंग पर शॉट से पहले का माहौल बड़ा सीरियस सा हो रहा होता है। आर्टिस्ट अपने डायलॉग और परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन में होता है, कैमरामैन अपनी लाइट्स को एडजस्ट करने में लगा होता है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट अपने टेंशन में कि सारी कंटिन्यूटीज़ बराबर हैं कि नहीं, साउंड डिपार्टमेंट साइलेंट की आवाज़ें बुलंद कर रहा होता है। इस सब में सबकी नज़रों के सामने क्लैपर बॉय होता है। अगर उससे कोई गलती हुई तो सबकी निगाहों में आ जाता है। क्लैप देने के लिए पूरे शॉट की मालूमात होना बहुत ज़रूरी होती है। कैमरा कहाँ से ओपन हो रहा है, उसका क्या मूवमेंट है, कहाँ शॉट एंड होगा, क्लैप शॉट की बिगनिंग में दिया जाएगा या शॉट के एंड में। क्लैप देने के बाद क्लैपर बॉय को किधर भागकर जाना है, किधर कैमरे की नज़र से छुपकर बैठ जाना है। क्लैपर बॉय को अगर ये सब नहीं पता है तो क्लैप देते हुए उससे गलतियां होना लाजमी है, और फिर सबके बीच उसका मजाक होना या डायरेक्टर का उसको डांट फटकार करना शूटिंग पर आम बात है। इन्हीं सारी बातों की वजह से ज़्यादातर असिस्टेंट डायरेक्टर इस काम से भागना चाहते हैं। कोई भी सबके बीच अपना मजाक होते या डांट खाते पसंद नहीं करता। इसीलिए अक्सर ये काम चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर नए भर्ती होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले कर दिया करते हैं। हर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर एक दिन खुद क्लैपर बॉय रहा है, और हर क्लैपर बॉय की 2-4 ऐसी मज़ेदार कहानियाँ ज़रूर होती हैं जिसे वो अपने जूनियर से बताकर उसे क्लैप देने की हिम्मत और हौसला देता रहता है। जनाब, इससे पहले कि मैं अपने तजुर्बात पेश करूँ, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मशहूर वाक़या है जो हर क्लैपर बॉय को अपने सीनियर से सुनने को मिलता है। वो वाक़या है राज कपूर साहब का, जिन्हें सारी फिल्म इंडस्ट्री राज जी कहती थी। कहा जाता है कि जब राज जी ने फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करना शुरू किया तो उन्हें भी क्लैपर बॉय ही बनना पड़ा। पहले दिन जब वो क्लैप देने खड़े हुए तो किसी आर्टिस्ट का क्लोज शॉट लिया जाना था जिसके चेहरे पर लंबी सी दाढ़ी लगी थी। राज जी ने क्लैप दिया और जैसे ही क्लैप की पट्टी बजाकर तेज़ी से भागे तो क्लैप बोर्ड के साथ उस आर्टिस्ट की दाढ़ी भी नोचकर निकल गए। जनाब, मैंने भी जब असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से राजकुमार कोहली जी के साथ फिल्म बदले की आग में काम करना शुरू किया तो मुझे भी क्लैप थमा दिया गया। ये तो अच्छा था कि शुरू के 3 दिन मुझे सिर्फ साइलेंट क्लैप ही देना पड़ा, क्योंकि फिल्म में एक गाने की शूटिंग चल रही थी, और गाने में क्योंकि गाना प्री रिकॉर्डेड होता है इसलिए क्लैप को अनाउंस नहीं किया जाता, सिर्फ शॉट नंबर और टेक नंबर ही लिखकर कैमरे के सामने दिखा देना होता है।
3 दिन तो खैरियत से कट गए। फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत अपनी तरह से समझ लिया। चौथे दिन से उसी सेट पर सीन शूट होना थे। फिल्मों की शूटिंग में देखा गया है कि कैमरामैन के असिस्टेंट नए भर्ती हुए असिस्टेंट डायरेक्टर की बहुत खिंचाई करते हैं। राजकुमार कोहली जी के यहाँ ये कुछ ज़्यादा ही था। जब डायरेक्टर अपने काम में कमज़ोर हो तो अक्सर कैमरामैन उसे अपनी तरह से नचाता है। ऐसी सूरत में जहाँ डायरेक्टर कैमरामैन से दबा हो, डायरेक्टर के असिस्टेंट को कैमरामैन के असिस्टेंट से दबना पड़ता है। मेरे साथ कैमरामैन के असिस्टेंट नया होने के नाते तरह तरह के खेल खेलते रहे। क्लैप कहीं देना हो मुझे कहीं और भेज दे। क्लैप देने के बाद कभी कहीं तो कभी कहीं छुपकर खड़े होने को या बैठने को कहें। मैं भी ये सब बर्दाश्त कर रहा था, ये सोचकर कि काम सीखना है तो इस सब से तो गुजरना ही पड़ेगा। जनाब, एक सीन था जिसमें एक्टर जानकी दास जी लाला हैं, जिनके घर पर डाकू हमला कर देते हैं। जानकी दास जी धोती कुर्ता पहने बैठे हैं। उन्हें खबर मिलती है कि डाकुओं ने उनके घर पर हमला कर दिया है। कैमरा जानकी दास जी के क्लोज शॉट से ओपन होना था। कैमरामैन के असिस्टेंट ने जानबूझकर मुझे क्लैप देकर जानकी दास जी के पैरों के पास ही टेबल के नीचे छुपकर बैठ जाने को कहा। तो जनाब, मैं क्लैप देकर, जैसा कि मुझे कैमरामैन के असिस्टेंट ने समझाया था, मैं तेज़ी से उसी जानकी दास जी के पास ही टेबल के नीचे छुपकर बैठ गया। अब इत्तेफाक की बात है कि बैठते हुए मेरे पैरों के नीचे जानकी दास जी की धोती दब गई। टेक के वक्त खुद राजकुमार कोहली जी जानकी दास को डायलॉग के क्यू दे रहे थे। राजकुमार कोहली चिल्लाए, लाला जी लाला जी लाला जी, हवेली पर डाकुओं का हमला हो गया है। जानकी दास को घबरा कर उठकर भागना था, ये कहते हुए, अरे मेरी तिजोरी। जानकी दास जैसे ही उठकर भागे, उनकी धोती जो मेरे पैरों के नीचे दबी थी वो खुल गई। वो लड़खड़ाए। दूसरी तरफ राजकुमार कोहली चिल्ला रहे थे, लाला जी भागते रहो, और रुको नहीं जी, भागते रहो, डाकू अंदर घुस आए। जानकी दास जी बिना धोती भाग कर निकल गए। राजकुमार कोहली ने कहा, ओके कट इट, गुड शॉट। सेट पर सभी हंस रहे थे। कैमरामैन ने धीरे से राजकुमार कोहली को बताया, राज जी, जानकी दास जी की धोती खुल गई। कोहली साहब की आदत थी अपने नाखून दांतों से काटते रहना। उन्होंने दांतों से नाखून काटते हुए कहा, ओए ओए, धोती कैसे खुल गई? फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डांटते हुए कहा, और तुम लोग खड़े खड़े क्या करते हो, देखते नहीं, धोती खुल गई। इतना बढ़िया शॉट था, वेस्ट की था। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने कोहली साहब को बताया, और राजी, वो क्लैपर बॉय धोती पर बैठ गया था। कोहली साहब फिर गुस्सा आए, और धोती पर क्यों बैठ गया? चीफ ने समझाया, और राजी नया लड़का है। कोहली साहब बोले, तो उसे बताना चाहिए था क्लैप देकर कितने बैठना है। वो धोती पर बैठ गया, कमाल है, उसको बैठने वास्ते कोई और जगह ही नहीं मिली। मैंने कहा, सर मुझे असिस्टेंट कैमरामैन ने कहा था वहाँ बैठने को। मेरी बात सुनकर राज जी ने असिस्टेंट कैमरामैन को भी 2-1 बातें सुनाई। कोहली साहब ने कैमरामैन से पूछा, बोल हो कैमरे में धोती नजर आएगी? कैमरामैन बलदेव जी ने कहा, राजी, जब जानकी दास जी उठकर भागे तो मैंने फ्रेम वाइड कर लिया था। कोहली साहब ने फिर झुंझला कर कहा, और यार इतना वाइड करने की जरूरत थी? और जब देखा कि धोती खुल गई है तो क्लोज में ही आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहिए था। ये सारा डिस्कशन चल ही रहा था कि जानकी दास जी जो एक पर्दे की आड़ में छुपे खड़े थे, वहां से गुस्सा कर बोले, और तुम लोग यही सब करते रहोगे, या कोई मुझे मेरी धोती भी लाकर देगा, मैं यहाँ नंगा खड़ा हूँ। इससे पहले कोहली साहब और गुस्सा हो ड्रेसमैन ने भागकर जानकी दास जी को धोती दी। शॉट दोबारा लिया गया, इस बार कोई गलती ना हो, इसलिए चीफ असिस्टेंट ने खुद क्लैप दिया। जल्दी जल्दी में क्लैप पर गलत नंबर लिख देना, उसे मिटाना, फिर घबराहट में चाक की डस्ट को आर्टिस्ट के मुंह पर फूंक देना, ये सब तो रोज़ की बातें हैं। सेट पर शूटिंग के वक्त ऐसी तमाम गलतियां होती रहना, उसका मजाक होते रहना एक क्लैपर बॉय की ज़िंदगी का हिस्सा है। इसीलिए हर क्लैपर बॉय चाहता है कि जितनी जल्दी हो कोई नया असिस्टेंट भर्ती हो और वो ये जिम्मेदारी उसके हवाले करके अपनी जान बचाए। एक असिस्टेंट साहब हुए हैं श्री प्रभात कुमार जी, जो हमारे साथ फिल्म शहंशाह की असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम में थे।
जनाब वो अपनी इस क्लैपर बॉय की जॉब से बड़े मुतमईन थे। श्री प्रभात कुमार जी दिल्ली के रहने वाले थे। वो कब फिल्मों के शौक़ में बम्बई आए मुझे इसका तो इल्म नहीं, लेकिन हाँ उनकी बातों से ये ज़रूर पता चलता था कि मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, कम से कम 4-5 साल तो ज़रूर रहे होंगे। श्री प्रभात जी कंघी चोटी से दुरुस्त, बालों में तेल लगा हुआ, राजेश खन्ना और जितेंद्र के अंदाज के कपड़े पहने, कभी कभी अपनी शर्ट के कॉलर में रुमाल भी लगा लेते थे ताकि शर्ट का कॉलर गंदा ना हो। कुल मिलाकर प्रभात जी हम तमाम दूसरे असिस्टेंट से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आते थे। श्रीमान की ज़बान भी माशाअल्लाह थी, जैसे कुल्ली को कुल्ला करना कहते थे, टॉयलेट जाने को टट्टी जाना कहते थे। अमित जी ने भले हम दूसरे असिस्टेंट्स को कभी ख़ास तौर से नज़र उठाकर नहीं देखा हो, लेकिन प्रभात जी को अक्सर और बेशतर क्लैप देते हुए ज़रूर निहार लेते थे। अक्सर कुछ हल्का फुल्का सा मजाक भी कर लिया करते थे, जिसे शायद प्रभात जी समझ भी नहीं पाते थे। यूँ तो फिल्म से जुड़ी हर बात की जिम्मेदारी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की होती है, लेकिन प्रभात जी को सिवाय क्लैप पर लिखे गए नंबरों से ज़्यादा सेट पर फिल्म के किसी और काम से मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, अगर कहीं सेट पर कोई गेस्ट आ गया हो तो वो उससे बातचीत करने में, उसकी खातिर तवाज़ुन में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और उस गेस्ट पर अपने काम की इम्पोर्टेंस जाहिर करना ये उनकी आदतों में शामिल था। यहाँ तक कि कभी कभी तो कुछ बेवकूफ़ शूटिंग देखने ऐसे भी आ जाते थे जो ये समझ बैठते थे कि प्रभात जी ही फिल्म के डायरेक्टर हैं। जनाब अगर कहीं सेट पर कुछ लड़कियां आ गई हों शूटिंग देखने तो प्रभात जी का ध्यान सबसे ज़्यादा उनकी तरफ ही होता था। वो बाकायदा उनको स्पॉट बॉय से कहकर चाय ठंडा वगैरह भी पिलाते थे। आर्टिस्टों से मिलवाकर ऑटोग्राफ दिलवाना, फ़ोटो खिंचवा देना, यहाँ तक कि कुछ को तो स्टूडियो घुमाने भी निकल जाते थे। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि क्लैप के लिए बुलाया जा रहा है और जनाब सेट पर किसी गेस्ट के साथ खड़े चाय पी रहे हैं और वहीं से कहते थे, जल्दी क्या है, आ रहा हूँ, चाय तो ख़त्म कर लूँ। ऐसे वक्त में टीनू आनंद जी की शक्ल भी देखने वाली होती थी। अब ये तो सभी को पता है कि टीनू आनंद जी के दांत काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो बस जनाब ऐसा लगता था कि टीनू साहब आज इसे कच्चा ही चबा जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में फिर जल्दी से कोई दूसरा असिस्टेंट भागता था और क्लैप लेकर जाकर क्लैप देता था। एक बात जो टीनू आनंद जी में सबसे अच्छी है, कितना भी गुस्सा हो जनाब, कितना भी दांत कटकटा रहे हों या दीदे निकाल रहे हों, वो लम्हा गुजरा नहीं कि सब भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं। यही वजह थी कि प्रभात जी की नौकरी बची हुई थी, वरना प्रभात जी के साथ ऐसे तमाशे तो रोज़ की बात थी। जनाब फिल्म शहंशाह बनकर रिलीज़ हो चुकी थी। टीनू आनंद जी ने शहंशाह की कमाई से नया बड़ा घर ले लिया था जो अमित जी के बंगले से बहुत करीब था। फिल्म मैं आज़ाद हूँ बन रही थी। एक दिन अमित जी का टीनू साहब को फ़ोन आया। अमित जी ने टीनू साहब को उनके बंगले प्रतीक्षा पर आने को कहा। जलसा बंगला तो उस वक्त वजूद में भी शायद नहीं आया था। मैं उस वक्त टीनू साहब के साथ उनके घर पर ही था और निकलने ही वाला था। टीनू साहब ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें अमित जी के बंगले पर ड्रॉप कर दूं। उनकी कार किसी वजह से घर पर नहीं थी। मैं टीनू साहब को अपने पुराने से लैम्ब्रेटा स्कूटर पर बिठाकर अमित जी के बंगले पर पहुंचा ही था कि हम दोनों देखते क्या है कि श्री प्रभात जी टेक्निकलर शर्ट पहने अमित जी के बंगले से निकल रहे हैं। हम दोनों हैरान थे। तभी वॉचमैन ने टीनू साहब के लिए मेन डोर खोल दिया। टीनू साहब फ़ौरन अंदर चले गए। मैं स्कूटर घुमाकर जा ही रहा था कि मैंने देखा प्रभात जी मारुति 1000 कार में, जो उस वक्त काफ़ी बड़ी कार समझी जाती थी और अहमियत भी रखती थी, किसी शख्स के साथ बैठकर जा रहे हैं। अगले दिन फिल्म मैं आज़ाद हूँ की शूटिंग फिल्म सिटी में थी। प्रभात जी के हाथों में हमेशा की तरह वही क्लैप बोर्ड था। नंबर लिखना, मिटाना, चाक की डस्ट को फूंक कर उड़ाना तो अपना काम थर्ड असिस्टेंट की हैसियत से ही अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनकी इज्जत किसी बड़े डायरेक्टर से कम नहीं थी, क्योंकि यूनिट में सबको पता चल गया था कि प्रभात जी अमित जी के साथ अपनी फिल्म बनाने वाले हैं। हमारे साथ के दो एक और असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो बड़े घरों से आए थे और फिल्मी फैमिली से ताल्लुक़ भी रखते थे, सभी हैरान थे, आपस में बात करते थे।
यार, अपनी तो अमित जी से बात करने में फटती है, ये साला कैसे उनके घर में घुस गया? इस डफर को एंट्री कैसे मिली यार? खैर जनाब, प्रभात जी का अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म बनाना एक मजाक कह लीजिए या एक ख्वाब, ये तमाशा कुछ दिन सेट पर खेला गया और ख़त्म हो गया। फिल्म मैं आज़ाद हूँ कंप्लीट हुई और रिलीज़। प्रभात जी ने बड़ी लंबी छलांग लगाई थी। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे इल्म नहीं, क्योंकि ज़माना गुजर गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। जनाब, प्रभात जी जैसे सैकड़ों क्लैपर बॉय फिल्म इंडस्ट्री में हुए हैं, जो थर्ड असिस्टेंट से सीधे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन गए। कुछ कामयाब भी हो गए और ज़्यादातर किसी के पैसे का चूना लगाकर हमेशा के लिए नाकामयाब। ऐसे क्लैपर बॉय हर दौर में हुए हैं। कभी वो बांद्रा के पंपोश रेस्टोरेंट के बाहर नज़र आते थे, फिर अंधेरी स्टेशन के बाहर ईरानी होटल में, और आजकल लोखंडवाला इन्फिनिटी मॉल में किसी न किसी को अपनी कहानी या प्रोजेक्ट समझाते नज़र आ जाएंगे। फिल्म मेकिंग एक आर्ट है और हर आर्ट की तरह इस आर्ट का भी अपना एक अलग ही नशा है। जो इससे जुड़ गया अलग होना नहीं चाहता, किसी भी रूप में हो वो फिल्मों से जुड़ा रहना चाहता है। फिल्म मेकिंग से जुड़ा हर काम अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। सैकड़ों हाथ मिलकर एक कामयाब या यादगार फिल्म बनाते हैं। एक कामयाब फिल्म की बुनियाद पर दूसरी कितनी ही सैकड़ों फिल्में बनती हैं और सैकड़ों घर चलते हैं। कामयाब फिल्मों के क्लैप बोर्ड भी अक्सर प्रोड्यूसर अपने ऑफिस में सजा कर रखते हैं। क्लैपर बॉय की वो प्यारी सी गलतियाँ, क्लैप देकर जल्दी में कभी किसी से टकरा जाना, कभी गलत नंबर लिख देना, और कभी क्लैप बोर्ड की चाक की डस्ट को फूंक मार कर किसी हीरोइन के चेहरे पे उड़ा देना, ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों, मिलने जुलने वालों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप हमारे ब्लॉग salimwrites.com पर विज़िट करके हमारी दूसरी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।